हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, हम लगातार क्लास 12 12वीं क्लास के इतिहास की बात कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट बुक की चर्चा कर रहे हैं। फर्स्ट बुक में पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता। पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक स्रोत के बारे में और कृषि के बारे में बताया, निर्वाह के तरीके बताया, प्रौद्योगिकी बताया। उसके बाद हमने दूसरे वीडियो में आपको प्रौद्योगिकी के बारे में चर्चा किया और मोहनजोदाड़ो की विशेषता के बारे में बताया। और तीसरा क्वेश्चन जो था वो इसमें महत्वपूर्ण था कि सामाजिक भिन्नता का अवलोकन बताया। आज दोस्तों हम लोग तीसरे वीडियो में जुड़ रहे हैं एक साथ, और आपको हम बहुत बेहतर ही चीज बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप इसे ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम लोग तीसरे लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। अब सबसे पहला महत्वपूर्ण काम है कि शिल्प उत्पादन, यानी हड़प्पा सभ्यता तो निश्चित तौर पे व्यापार पर तो विकसित थी। यानी वहां की एक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की एक विशेषता तो व्यापार भी था। जैसे शांति प्रिय लोग थे, कृषि प्रधान थे, तो व्यापार तो करते थे। निश्चित तौर पे वहां पे प्रमाण मिला है वहां के व्यापार मेसोपोटामिया से, मगान से और दिलमुन यानी बहरीन से भी होता था। और दक्षिण भारत तक भी वो लोग अपना अभियान लेकर के चांद सोना खरीदने के लिए जाते थे। तो ये तो बात प्रमाणित है कि हड़प्पा सभ्यता वाले व्यापार करते थे और व्यापार उनका एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था। आज अब हम लोग को यही देखना है कि उस व्यापार में क्या क्या बनता था, क्या क्या चीज वो लोग बनाते थे और क्या क्या चीजें वो लोग बेचते थे। तो कह रहा है कि शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी, यानी हड़प्पा सभ्यता में कुछ शिल्प का उत्पादन होता था, इसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती थी। तो हड़प्पा सभ्यता में एक स्थान था जिसका नाम चनहुदड़ो था, जो चनहुदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित था। उस चनहुदड़ो जो था वो पूरी तरह से अपने शिल्प उत्पादन के कार्यों में ही क्या था, व्यस्त था, जहां पर कई प्रकार के शिल्प का कार्य होते थे। सवाल ये आता है कि उसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है। इसका उत्तर हम लोग दोस्तों आज इस वीडियो में ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन की जानकारी हमें खास तौर से चनहुदड़ो से प्राप्त होता है। चनहुदड़ो जो जगह था, जो सिंधु नदी के किनारे था, ठीक है, पाकिस्तान में स्थित था, सिंध प्रांत में स्थित था, तो वहां से जानकारी मिलती है, जो पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में ही संलग्न था। यानी पूरी तरह से क्या काम करता था, शिल्प उत्पादन का ही काम करता था, यानी चीजों को बनाने का काम। औद्योगिक क्षेत्र का लीजिए, आज की तरह चनहुदड़ो हड़प्पा सभ्यता में एक औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया था। शिल्प कार्यों में क्या क्या होता था दोस्तों, देखिए यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि किस किस चीज का वो लोग उत्पादन करते थे या बनाते थे। तो सबसे पहला मनके बनाना, यानी शिल्प उत्पादन के कार्यों में उनका पहला कार्य क्या था, तो मनके बनाना। दूसरा शंख की कटाई करना, शंख से चूड़ियां बनाते थे, जिसके लिए समुद्र के किनारे उन्होंने दो नगरें भी बसा रखी थी, एक गुजरात में और एक पाकिस्तान में उपनगर बसा रखा था, ताकि वहां से समुद्र से हम शंख की प्राप्ति करें और ला करके यहाँ बना करके उससे चूड़ियां मार्केट में या बाजार में या जगहों पर हम बेचें। ठीक है, इसके अलावा धातु का काम करते थे, मोहर का निर्माण भी करते थे। नंबर 1 मनके बनाना हो, नंबर 2 शंख की कटाई करना हो, नंबर 3 धातु का काम हो, नंबर 4 मोहर बनाना हो, या नंबर 5 बाट बनाना हो। ये 5 प्रकार के कार्यों में शिल्प उत्पादन में चनहुदड़ो के लोग क्या थे, व्यस्त थे। दोस्तों बड़ी बारीकी से एक एक करके यहाँ पे आप समझने का प्रयास करिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन आपका आएगा तो समझना बड़ी मुश्किल हो जाएगी क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किन किन चीजों को बनाते थे, तो यही 5 था, और इन 5 चीजों को बनाने में किन किन धातु का इस्तेमाल करते थे वो भी हम लोग यहीं पर देखने वाले हैं। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है इस साल के बोर्ड के लिए। अब कह रहा है दोस्तों कि बाट बनाना शामिल था। मनके बनाने में निम्न पदार्थों का भी जरूरत होती थी, यानी वो लोग मनके यानी गहना बनाते थे, ज्वेलर्स बनाते थे, उसके लिए निश्चित तौर पे बहुत सारे चीजों की जरूरत तो होती ही होगी, और उसकी प्राप्ति के लिए वो लोग कहीं ना कहीं से वो सामान मंगाते होंगे।
तो कह रहा है कि मनके बनाने में निम्न पदार्थों की जरूरत होती थी, जैसे कार्निलियन सुंदर लाल रंग का पत्थर होता था जिसको माला में गुथ करके माला बनाते थे, मनके बनाते थे। इसके अलावा जेस्पर स्फटिक पत्थर होता था, कर्नाटन कान को काट छेद करने के लिए तंत्र होता था, और सेल खड़ी जैसे पत्थर से मुलायम पत्थर होता था, सेल खड़ी से तांबा, कांसा और सोना जैसी धातु तथा शंख, फ्यांस और पक्की मिट्टी इत्यादि भी प्राप्त करते थे। इन सब चीजों को मिला करके, इन सब चीजों के माध्यम से ऊपर के 5 चीजों को बनाने में वो लोग महारत हासिल कर चुके थे। सभी का प्रयोग वो लोग मनके बनाने में होता था, मतलब इन सारे चीजों का, धातु, शंख, फ्यांस, मिट्टी, सबका मनके बनाने में करते थे। कुछ मनके तो 2 या 2 से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे, जबकि कुछ सोने के टॉप वाले पत्थर के बने होते थे। इनके कई आकार भी होते थे, जैसे कोई गोलाकार था तो कोई बेलनाकार था, तो कोई चक्राकार था तो कोई ढोलाकार था। सेल खड़ी जो एक प्रकार का मुलायम पत्थर था, जो एक बहुत ही मूल्यवान मुलायम पत्थर होता था, उस पर तो आसानी से कार्य हो जाता था, जो कि मुलायम था ना, तो उसको अपने सांचे में ढाल करके वो लोग बना लेते थे। जबकि कुछ मन के सेल खड़ी चूड़ के लेप को सांचे में ढाल कर तैयार किए जाते थे। पुरातात्विक यानी इतिहासकारों द्वारा किए गए प्रयोगों ने यह दर्शाया है कि कार्निलियन का लाल रंग पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के लिए विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पका करके प्राप्त करते थे। यानी सारी विधि किसके लिए इस्तेमाल करते थे दोस्तों? तो मनके बनाने के लिए विभिन्न तरीके से इस्तेमाल करके उसको बनाते थे, और तब जाकर के वो मन का कंप्लीट छेद उद करने के बाद, पिसाई घिसाई करने के बाद एक बन के तैयार होता था। इतनी विधियों के बाद भी एक मन के बन के तैयार होता था। कितना मेहनत करते थे लोग, को आग में पका कर प्राप्त करते थे। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ देते थे, यानी पत्थर का पाला सा टुकड़ा तोड़ दिया, फिर उसको घिस करके उसको बेहतर बनाने का काम करते थे। फिर बारीकी से सल्क निकाल कर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पॉलिश और इनमें छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी होती थी। चनहुदड़ो, लोथल, हाल ही में खोजा गया धौलावीरा से छेद करने वाले विशेष उपकरण की प्राप्ति भी हुई है। तो दोस्तों 2 बातें याद रखिएगा, अगर आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन ये आ जाए कि मनके बनाने का बेहतर प्रमाण कहां से मिला था? चनहुदड़ों से। लेकिन अगर ऑप्शन में ये तीनों ऑप्शन आ जाए, चनहुदड़ो भी आ जाए, धौलावीरा भी आ जाए और लोथल भी आ जाए, और फिर डी वाला ऑप्शन अगर उपरोक्त सभी हो, तो वैसे स्थिति में सभी दीजिएगा। अगर ये तीनों के साथ साथ अगर ऑप्शन ए चनहुदड़ो हो, ऑप्शन बी लोथल हो, ऑप्शन सी धौलावीरा हो और ऑप्शन डी अगर मोहनजोदड़ो हो, तो उस की स्थिति में अब तो तीनों आ गया, ऐसे में आप चनहुदड़ो बेहतर कंडीशन में अपनाइएगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण तो यही था। यहां से तो छेद करने वाले यंत्र ही तो मिले हैं, बहुत सारे बनाने का प्रमाण तो नहीं मिला है। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि उपकरण मिले हैं। हालांकि नागेश्वर जो समुद्र के किनारे बसाया गया था, उपनगर था जहां से हम लोग संघ की प्राप्ति करते थे। उधर एगो बालाकोट भी था पाकिस्तान में, और बालाकोट को चिन्हित करें तो हम पाएंगे कि दोनों ही बस्तियां समुद्र के तट के समीप स्थित थी। यहाँ पर चूड़ियां, करछियां तथा पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं। चनहुदड़ो तथा लोगों से तैयार माल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक लाया जाता था। नहीं, जो चनहुदड़ो में बनता था उसकी सप्लाई बड़े नगर यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगरों में भेजा जाता था, क्योंकि ये नगर थे, महत्वपूर्ण थे, बड़े थे, और यहाँ तक कि कई लोग कहते हैं कि जुड़वा राजधानी थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की दोनों स्थल जुड़वा राजधानी के रूप में भी याद किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि चनहुदड़ो में क्या क्या बनता था और मनके बनाने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता था और कितने कितने स्टेप से वो लोग गुजरे थे। ये सारी चीजें हमने पहले चरण में कंप्लीट किया। अब कह रहा है कि इन उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे की जाती थी, यानी कैसे पता चला कि यही चनहुदड़ो है
और यहीं पर क्या है, मनके बनाए जाते थे। तो दोस्तों एक चीज पढ़ाने से पहले मैं बता देता हूं, यहीं पर अक्सर आप देखिएगा कि कहीं कहीं पर कोई दुकान होता है जिस चीज के लिए प्रसिद्ध होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई नाई की दुकान हो, ना उस दुकान के सामने कोई बोर्ड लगा हो, ना किसी प्रकार का कोई पहचान हो, लेकिन अक्सर देखिएगा नाई के दौरान बनाते दौरान कुछ बाल के चूर्ण निकलते हैं जो अक्सर रोड पर वहीं पर फेंक देते हैं। वो चूर्ण को देख करके हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि निश्चित तौर पे यहाँ पे नाई का दुकान रहा होगा, या टेलर के दुकान के आगे कटे छपड़े कपड़े देख करके अनुमान लगा लेते हैं कि यहाँ पे टेलर का दुकान होगा। उसी तरह से कोई वस्तु जब जहां बनती है तो कुछ वस्तुएं टूट जाती है, फूट जाती है, गिर जाती है, उस कचरे को, कूड़े को वहीं पर फेंक दिया जाता है। उसी के आधार पर उस स्थान का हम पता लगा लेते हैं कि निश्चित तौर पे यहाँ पर ये चीज का निर्माण हुआ होगा। ऐसे ही तकनीक से हम हड़प्पा में उन उत्पादन केंद्रों की पहचान करते हैं जहां पर वस्तुएं बनाई जाती थी। तो देखिए दोस्तों, शिल्प उत्पादन की केंद्रों की पहचान के लिए पुरातात्विक सामान्यता निम्न अवशेषों को ढूंढते हैं, जैसे प्रस्तर पिंड, पूरे शंख यानी प्रस्तर पिंड, शंख तथा तांबा, ऐश जैसे कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं जो टूटी फूटी हो, जो त्याग दिया गया हो, माल, कूड़ा करकट की शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतक माने जाते हैं। इन सब चीजों को अक्सर फेंक दिया जाता है वहां पर कि हाँ इसको हमने यूज में नहीं किया, और बाद में जब खुदाई होती है तो वो सब चीजें जब वहां से मिलता है तो हमें पता चलता है कि शायद यहीं पर इन चीजों का निर्माण होता होगा, तभी तो यहाँ पर मिल रहा है। और इसी के आधार पर हम उस उत्पादन के केंद्र की पहचान कर लेते थे कि यहाँ पर ये चीजें पाई जाती थी। वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था। इन पदार्थों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर ही फेंक दिए जाते थे, और उसी फेंके हुए वस्तुएं जब हमें प्राप्त हुई है तो हमें पता चलता है कि ये चीज यहाँ पे बनता था, और तब हम उन उत्पादन के केंद्रों को पहचान लेते थे। दोस्तों आपको निश्चित तौर पर यह समझ में आया होगा हेडिंग, जहां से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। अब पूछ रहा है क्या कि माल प्राप्त करने संबंधी उनकी नीतियां क्या थी। अब चलिए, अब तो हमने देखा कि वहां पर क्या क्या चीजें लगती थी, सोना, चांदी, तांबा, कांसा, मिट्टी, कार्नेलियंस पत्थर, सिलकड़ी के पत्थर, ये सब सारी चीजें उन्हें चाहिए किस लिए, मन के बनाने के लिए, अन्य पदार्थों का शिल्प का उत्पादन करने के लिए। क्या ये सारी चीजें एक जगह हड़प्पा में, चनहुदड़ो में उपलब्ध था? नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे वो लोग, तो निश्चित तौर पे अलग अलग जगहों से मनाएंगे। तो मंगाने की विधि सोचते होंगे, तो हम लोग कहते हैं कि इसके प्राप्त करने की दो नीतियां थी। एक को हम लोग आंतरिक व्यापार और दूसरे को हम लोग बाह्य व्यापार कहते हैं। आंतरिक और बाह्य व्यापार कहते हैं। दोस्तों आंतरिक व्यापार का मतलब दो था, एक तो भारतीय उपमहाद्वीप के साथ व्यापार होता था जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान आता था, भारत का उत्तरी इलाका आता था, और एक भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर जो उस समय दक्षिण भारत इसमें शामिल था। कौन था? दक्षिण भारत इसमें शामिल था। तो आंतरिक में दो हो गए, एक तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर यानी हड़प्पा का व्यापार मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो का व्यापार कालीबंगा से, कालीबंगा का व्यापार चनहुदड़ो से, ये होता था अफगानिस्तान से, और एक भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर दक्षिण भारत में जो सोना लेके जाते थे। और बाह्य व्यापार का मतलब था ये कि बाह्य व्यापार का मतलब कि सुदूर क्षेत्र में, जो एनसीईआरटी में शब्द इस्तेमाल किया गया ना सुदूर क्षेत्र, वही सुदूर क्षेत्र जो बाहर जाते थे, दूर जाते थे। और उन दूर देशों में तीन देश हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण थे। एक तो मेसोपोटामिया, जहां से बहुत सारे मोहर मिले हैं, ये प्रमाणित बताते हैं कि उनके साथ भारत का व्यापार होता था। दूसरा दिलमुन, जिसे हम बहरीन कहते थे, और एक मगान, जिसे हम वर्तमान में ओमान कहते हैं, जहां से तांबा की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार से सुदूर क्षेत्रों के लिए वो एक नीति अपनाते थे जिसे बाह्य व्यापार कहते थे, और आंतरिक क्षेत्रों में वो भारतीय उपमहाद्वीप और भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर की प्रक्रिया को अपनाते थे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग बात करेंगे। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में माल प्राप्त करने संबंधी नीतियों का तात्पर्य यह है कि हड़प्पाई लोग जो शिल्प उत्पादन में संलग्न थे, इसके लिए वे कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग करते थे, जिनमें से कुछ जैसे कि मिट्टी, पत्थर तथा धातु तो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो जाते थे, लेकिन कुछ सामान जलोढ़ मिट्टी, यानी जलोढ़ मिट्टी मतलब हड़प्पा वाला क्षेत्र,
के हड़प्पा वाले क्षेत्र के मैदान के बाहर के क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे, जिसके लिए हड़प्पाई लोग स्थल मार्ग और जल मार्ग का दोनों का ही प्रयोग करते थे। यानी जो मतलब कहने का मतलब कि जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र वो होता है मैदानी, जहां पर सिंधु के क्षेत्र वाला इलाका था, जलोढ़ मिट्टी वहां पाई जाती थी, और वहां से जो बाहर जाते थे दक्षिण भारत की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ, तो उसको वहां से बाहर माना जाता था, तो उसको हम लोग उपमहाद्वीप के बाहर मानते थे। स्थल मार्ग से या जल मार्ग से प्रयोग करते थे। इसका संकेत हम वहां से मिले बैलगाड़ी से मिट्टी के बने खिलौने से पता लगाते हैं कि वहां बैल का प्रयोग करते थे, यानी कि कहीं ना कहीं व्यापार करते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पाई लोग माल प्राप्त करने के लिए दो प्रकार की नीतियों का प्रयोग करते थे, जिसमें हम एक आंतरिक और एक बाह्य व्यापार कह सकते हैं। अब कह रहा है कि आंतरिक में ही आता था उपमहाद्वीप तथा उसके आगे आने वाला माल, यानी उससे बाहर का माल, और एक सुदूर में आता था बाह्य व्यापार। कह रहा है कि हड़प्पाई लोग शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे, जैसे नागेश्वर और बालाकोट से शंख प्राप्त करते थे और वहां पर बस्तियां भी स्थापित की थी। अफगानिस्तान में सुर्तगाई से कीमती नीले रंग के पत्थर क्या करते थे, लाजमड़ी पत्थर, लोथल से कार्निलियन के सेलखड़ी के पत्थर, धातु राजस्थान से प्राप्त करते थे। इसके अलावा कच्चा माल प्राप्त करने के लिए हड़प्पाई लोग राजस्थान में खेतड़ी से तांबा और सुदूर दक्षिण से सोना प्राप्त करते थे। ठीक है, दक्षिण भारत से क्या मंगाते थे, सोना मंगाते थे। इसके लिए वे अपना अभियान करते थे, जिससे वहां के स्थानीय समुदायों से उनका संपर्क था धीरे धीरे मजबूत भी हुआ था, क्योंकि कुछ वस्तुओं का साक्ष्य दक्षिण भारत से भी प्राप्त हुआ है। और इस प्रकार से पता चलता है कि वो लोग क्या करते थे, वो लोग दक्षिण भारत से भी व्यापार करते थे। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ तो ये लोग दक्षिण में गए होंगे, जहां पे हड़प्पा सभ्यता में एक जनजाति थी, एक जाति थी, जिसे हम लोग क्या कहते थे, द्रविड़ कहते थे, और दक्षिण में भी द्रविड़ पाए जाते हैं। तो शायद ये प्रमाण है कि द्रविड़ जनजाति जो थी उत्तर से ही दक्षिण गई होगी। अब कह रहा है दोस्त कि सुदूर क्षेत्रों से संपर्क कैसे स्थापित करना जाता है, सुदूर देशों से व्यापार करना। तो सुदूर क्षेत्रों का तात्पर्य यहाँ यह है कि हड़प्पाई लोग शिल्प उत्पादन के लिए जो माल भारतीय उपमहाद्वीप से मंगाते थे, इसके अलावा विदेशों से भी प्राप्त करते थे, जिसमें मगान, ओमान हो गया जहां से वो तांबा मंगाते थे, दिलमुन अर्थात बहरीन खाड़ी देश है, वहां से कुछ मंगाते थे, और मेसोपोटामिया से भी समुद्री मार्ग से संपर्क हड़प्पाई लोगों का था, क्योंकि मेसोपोटामिया से हड़प्पाई मोहरें, बाट, पासा और मनके भी मिले हैं। इस बात का प्रमाण है कि भारत के लोग वहां व्यापार करने गए थे। मेसोपोटामिया के एक लेख में यह बताया गया है कि दिलमुन, मगान और मेलुहा से व्यापार होता था। इसमें भी यह बताया गया है, देखिए मेलुहा मतलब हड़प्पा, मेसोपोटामिया वाले हड़प्पा को मेलुहा कहते थे। बताया गया है कि मेलुहा से कार्निलियन, लाजमर्द मणि, तांबा, सोना और विभिन्न प्रकार की लकड़ियां प्राप्त होती थी। कौन? मेसोपोटामिया वाले हमसे लेकर के जाते थे। इसीलिए मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया। मतलब मेसोपोटामिया वाले जो अपना अभिलेख लिखे हैं उसमें मेलुहा शब्द हड़प्पा के लिए प्रयोग किए हैं, और कहते हैं कि मेलुहा वाले क्या थे, नाविकों का देश थे, यानी वहां नाव बहुत था समुद्री इलाके में, इसलिए नाविकों का देश कहा गया है। मोहरों पर जहाज और नाव का चित्रांकन भी देखने को मिलता है, जिससे प्रमाणित होता है कि भारत में नाव और बहुत ज्यादा बनता होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार इनका बाह्य व्यापार और आंतरिक व्यापार समझ में आ गया। अब आता है कि मोहरे, लिपि और बाट बटखरा क्या था। तो मोहर तो दोस्तों बहुत इस बार इंपॉर्टेंट है 3 नंबर के लिए, कि मोहर की 3 विशेषता बताइए। ठीक है, मोहर यानी मुद्रांकन। मोहर मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। पहली विशेषता हो गई कि लंबी दूरी को सुविधाजनक बनाने के लिए पहली विशेषता पूछेगा। तो दूसरा होता था के लिए किया जाता था, जैसे किसी सामान को पैक करके उस पर मोहर लगा दी जाती थी,
जिससे कि सामान सुरक्षित रहता था। अगर कोई उस वस्तु को छेड़छाड़ करता था तो पता चल जाता था, ये भी पता चलता है। दूसरा हो गया। और तीसरा कि मुद्रांकन, यानी मुद्रांकन से यानी मोहर से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता है कि व्यक्ति कौन भेज रहा है। दोस्तों इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई सालों से पूछने की संभावना बन रही है। 3 पॉइंट बनता है और 3 ही पॉइंट अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में इतिहास में पूछता है। अब कहता है कि एक रहस्यमय लिपि, यानी हड़प्पा लिपि को एक रहस्यमय लिपि कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अभी तक तो पढ़ा नहीं गया है, और जब पढ़ा नहीं गया तो उसमें बहुत सारा रहस्य छिपा हुआ है, और जिस दिन पढ़ लेंगे उस दिन रहस्य सारा खुल जाएगा। लेकिन विशेषताएं क्या है हड़प्पा लिपि का, तो देखिए कह रहा है कि हड़प्पाई लिपि को एक रहस्यमय लिपि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, अर्थात समझा नहीं गया है। यह लिपि, अब विशेषता है इसकी, यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यह लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। इस लिपि में 375 से 400 चिन्ह थे, इसलिए इसे रहस्यमय लिपि कहा जाता है। इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, जिसके कारण हड़प्पा के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो रहस्य तो छिपा है ना दोस्तों, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हड़प्पाई लिपि के नाम से, रहस्यमय लिपि से जानते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बाट बटखरा का क्या इस्तेमाल होता था, तो जोखने में होता था, तौलने में, वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी, वहां पर वस्तु को देकर के वस्तु ले लेते थे। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय प्रणाली बाटों की ही प्रणाली द्वारा नियंत्रित थी। ये बाट संभवतः चाट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और इस पर कोई चित्र नहीं होता था, ये घनाकार होता था। इन बाटों को निचला हिस्सा द्विधारी था, यानी 2, 4, 8, 16, 32, 64, 68 करके डबल होता था, जबकि ऊपरी भाग मापदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करता था। हालांकि छोटे बाटों का प्रयोग भी मन के आभूषण को तौलने के लिए, शायद वो लोग कर तौलने के लिए किया जाता था। हड़प्पा से धातु के बने तराजू के पलरे मिले हैं। अब धातु के मिले हैं तो इस बात का ये प्रमाण है कि निश्चित तौर पे ये क्या थे, ये लोग धातु का इस्तेमाल करते थे और छोटे छोटे महंगे चीजें बेचते थे, ताकि धातु से तो हम अनाज नहीं न तौलेंगे। अब दोस्तों आता है प्राचीन सत्ता। क्या हड़प्पा सभ्यता में कोई प्राचीन सत्ता थी, तो देखिए इस बात का तो कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है कि कोई प्राचीन सत्ता थी या नहीं थी, लेकिन हड़प्पा में कोई कई ऐसे कार्यों को देखने से पता चलता है कि निश्चित तौर पे ये कार्य कोई अकेला आदमी नहीं कर सकता है, कोई ना कोई निश्चित तौर पे आदमी किया होगा जो सत्ते के रूप में इस्तेमाल करता होगा। तो इस आधार पे हम कहते हैं कि शायद यहाँ पे रहा होगा, और चूंकि लिपि पढ़े नहीं गई है इसलिए स्पष्ट कहना भी बड़ा मुश्किल है। फिर भी हम लोग अनुमानों के आधार में चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में प्राचीन सत्ता का तात्पर्य किसी प्रकार के राजतंत्रात्मक प्रणाली को लेकर के है। हड़प्पा सभ्यता की जटिलताएं एवं उनके द्वारा किए गए फैसलों से पता चलता है कि इस सभ्यता को कोई राजा के द्वारा संचालित की जाती थी, क्योंकि पूरे हड़प्पा में ईंट, मृदभांड, मन के तथा अलग अलग स्थानों से मिले जरूर हैं। ईंट मिला हो या मृदभांड मिला हो या मन के मिला हो, अलग अलग मिला जरूर है, लेकिन इसके आकार कहिए या बनावट कहिए, सब कुछ क्या है, एक जैसे हैं। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इसे नियंत्रित करने वाला पूरा हड़प्पा समाज में कोई एक ही आदमी था। बस्तियां अलग अलग जरूर पाई गई है, लेकिन बनावट सबकी एक जैसी है। इस आधार पर हम कहते हैं कि निश्चित तौर पे हड़प्पा सभ्यता में कोई राजा नाम का व्यक्ति होगा। अब हम कहते हैं कि कैसे होगा, तो अब चलिए, अब प्रसाद मतलब क्या हो गया, भवन, और शासक मतलब राजा। क्या कोई भवन और राजा का प्रमाण मिला है, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में प्रसाद का अर्थ विशाल भवन से है, जबकि शासक का अर्थ राजा से लगाया गया है। हड़प्पा सभ्यता के नगर तथा बस्तियां नियोजित थी, वहां कई प्रकार के शिल्प उत्पादन का कार्य होता था, जिसके लिए कच्चा माल दूर दूर से भी आता था, कृषि भी होता था। अब बताइए सारी चीजें क्या कोई अकेला आदमी कर सकता था, नहीं ना। तो निश्चित तौर पे ये काम करने के लिए कोई तो राज का तंत्र रहा होगा। बस्तियां भी विकसित हो रही थी, हालांकि ये सभी कार्य किसी शासक के द्वारा ही किए जाते होंगे। आम लोगों को आपस में इतना अच्छा से तालमेल नहीं हो सकता है,
वे सामूहिक रूप से ये निर्णय नहीं ले सकते थे। हालांकि कई विद्वानों का यह मत है कि हड़प्पा सभ्यता में शासक वर्ग का अस्तित्व नहीं था, परंतु यह बात तर्क संगत नहीं जान पड़ती। हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा किए गए निम्न कार्य का भी प्रमाण मिलता है, जैसे नगर नियोजन का बनाना। ये किसी राजा का ही प्रमाण हो सकता है भाई, अकेले नहीं हो सकता है। इसके अलावा विभिन्न शिल्प कार्य करना, कच्चे माल के समीप बस्तियां बनाना, देश के विभिन्न भागों में अभियान भेजना, जैसे दक्षिण भारत में भेजते थे, लंबी दूरी के देशों के साथ संपर्क स्थापित करना, ये काम इस प्रकार उपरोक्त कार्य किसी राजा या संगठित समाज के द्वारा ही किया जा सकता है। इस प्रकार हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं राजा रहा होगा हड़प्पा समाज में। राजा नाम का प्रमाण जरूर होगा, भले ही हम उसे पहचान नहीं पा रहे हो। अब दोस्तों कह रहा है कि कनिंघम का भ्रम। कनिंघम का भ्रम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई को लेकर कनिंघम के भ्रम का तात्पर्य यह है कि कनिंघम ने हड़प्पा सभ्यता का मूल स्थान 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य गंगा घाटी क्षेत्र को मान लिया था। दोस्तों पहले इसको ऐसे समझ लीजिए, कनिंघम पहले आए थे, जॉन मार्शल बाद में आए थे, उससे बाद में हमारे व्हीलर आए थे। अब देखिए कनिंघम के भ्रम का मतलब यह है कि कनिंघम जिस सभ्यता की खोज मध्य गंगा घाटी में कर रहे थे, वहां पे वास्तविक उसकी खोज नहीं थी। यह सभ्यता तो भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में सिंधु नदी के तट पे मिली, जो जॉन मार्शल ने खोजा, लेकिन ये व्यक्ति यहीं पर खोज रहे थे और इसी यहाँ पर द्वितीय नगरीकरण हुआ था, महाजनपद का उदय हुआ था। तो द्वितीय नगरीकरण को ही प्रथम नगरीकरण मान लिया, सिंधु नदी को ही उन्होंने मान लिया क्या, मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र मान लिया, और जो चीनी द्वारा दिया गया प्रमाण था, कुछ लिखावट थे, उसको उन्होंने अपना प्रमाण मान लिया। यही शायद उनकी भ्रम थी, जबकि इनमें से कोई बात तथ्य को सिद्ध करने में सफलता नहीं थी। जबकि एक अंग्रेज ने उन्हें कुछ मोहरें दिया था कि देखिए ये मोहर वहां से मिला और यही एक सभ्यता की पहचान हो सकती है, लेकिन कनिंघम का आप उसको नजरअंदाज कर दिए। वो इसी चीज को सिद्ध करने में लगे रहे कि हड़प्पा मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में ही है, जबकि उससे पहले कनिंघम ने इस बात को तय कर दिया कि नहीं, हड़प्पा पश्चिमोत्तर प्रांत में सिंधु घाटी के तट पर है। इसी बात को लेकर के कनिंघम का भ्रम कहा जाता है। इसे मान लिया था और वहां की आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए चीनी यात्रियों द्वारा छोड़े गए लिखित वृत्तांत को अपनाया, साथ ही वहां से मिले अभिलेखों का संग्रहण किया, प्रलेखों का अनुवाद किया जो उचित नहीं था। चीनी वृत्तांत सभ्यता की व्याख्या करने में सफल नहीं था। हालांकि एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मोहर जरूर दिया, लेकिन उस पर कनिंघम उतना ध्यान नहीं दे पाए, क्योंकि उनका मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ मध्य गंगा घाटी में ही देखने को मिलता है। इसे ही कनिंघम का भ्रम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? कई सारे प्रश्नों का उत्तर हमने इसमें दिया है। अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं, थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया, लास्ट में जल्दी जल्दी किया, फिर भी आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको हर बातें समझ में आएगी। दोस्तों इससे भी अंतिम वीडियो में हम इसको सारी तरफ से कंक्लूड कर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दोस्तों के बीच में सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। निश्चित तौर पे आपको बेहतर से बेहतर वीडियो मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।